5 साल हो गए उस बात को गुजरे हुए, लेकिन आज भी जब वो दिन याद आता है तो दिल दहल जाता है, शरीर कांपने लगता है। सोचती हूँ अगर उसने मदद नहीं की होती तो आज हमारा क्या होता। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और जवानी में कदम रखते ही मेरा सौंदर्य हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन गया था। अपनी खूबसूरती पर मुझे बहुत गुमान होने लगा था और मैं किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। मेरे कॉलेज के ही एक लड़के रोहन को मुझसे प्यार हो गया। एक दिन उसने डरते डरते मुझसे अपने दिल की बात की, लेकिन मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड में पूरे कॉलेज के सामने उसकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपनी बेइज्जती चुपचाप सुनता रहा और देखता रहा और फिर मुझसे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला गया। सबके सामने उसकी बेइज्जती कर मैं अपने आप पर और इतराने लगी थी और मन ही मन खुश हो रही थी। उस घटना के बाद वो आते जाते दिखता तो था, लेकिन ना कभी मेरी तरफ देखा और ना ही बात करने की कोशिश की। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक दिन मैं कॉलेज से लौट रही थी कि अचानक मेरी स्कूटी रास्ते में बंद हो गई और बहुत कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे रोहन आता दिखाई पड़ा। सौम्या, क्या हुआ? मुझे सुनसान रास्ते पर अकेले खड़ा देखकर बोला, लेकिन मैंने मुंह बनाते हुए उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लग रहा है तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई है। आओ मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ और स्कूटी को बनवा के बाद में ले जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी सहायता की, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी मदद खुद कर सकती हो, लेकिन अभी तो मेरे साथ चलो। यहाँ दूर दूर तक कोई गैरेज नहीं है। अभी चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी? मुझे पता है तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती, मुझसे नफरत करती हो, लेकिन उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। प्लीज़ सौम्या, अभी चलो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जाओ यहाँ से और अपना काम करो, तेजी से उसे झिड़कते हुए बोली। तभी दूर से एक कार आती दिखाई दी। वो मेरे ही कॉलेज के एक लड़के लकी की थी। अरे सौम्या, तुम यहाँ? लग रहा है तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं लकी, अभी सही हो जाएगा। क्या यार सौम्या, तुम भी ना। आओ मैं घर छोड़ देता हूँ। अरे ये रवि तुम्हारी स्कूटी ठीक करवा कर घर ले जाएगा। अपने दोस्त रवि से मेरी स्कूटी को ठीक कराकर घर लाने को कह मुझे बैठने को कहा। पहले तो मेरा मन बैठने को नहीं किया, लेकिन उसके जिद करने और रोहन की वजह से मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने मुझे घर छोड़ दिया और सुबह भी लेने आ गया और बोला अभी तुम्हारी स्कूटी ठीक नहीं हुई, इसीलिए मैं लेने चला आया। पता नहीं उसकी बातों में क्या जादू था कि मैं अनचाहे ही उसके करीब होती चली गई। खूबसूरत चेहरा, ध्यान रखने वाला, धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ तो था उसके पास। और एक लड़की को अपने जीवन साथी में क्या चाहिए? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए और साथ जीने का फैसला किया। उसने कई बार मेरे करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैंने यह कहकर मना कर दिया कि ये सब शादी के बाद। वो मेरी बात मान लेता और कहता, यार जल्दी से मेरी हो जाओ, अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। मैं भी उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगती। एक दिन रोहन मेरे पास आया और मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा, तो मैंने उसे बहुत धिक्कारा और वहाँ से जाने को कहा, लेकिन वो बार बार बस 2 मिनट अपनी बात सुनने को कहता रहा। सौम्या प्लीज़, भगवान के लिए सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। लकी ठीक नहीं है, तुम उसके साथ मत आया जाया करो। रोहन, बहुत हो गया। इतनी देर से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं और लकी एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तुमने अगर लकी के बारे में कुछ भी कहा तो बहुत बुरा होगा। सौम्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रहा हूँ वो सब सच है। वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसने मुझसे लकी के बारे में कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती की और उसे बुरा भला कहा।
अपने अंधे प्यार के आगे उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद वो जैसे गायब सा हो गया और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो उसकी बकबक से तो मुक्ति मिलेगी अब। लगभग 1 महीने बाद आज मेरा जन्मदिन था और लकी ने मेरे जन्मदिन को यादगार दिन बनाने के लिए पार्टी एक रिजॉर्ट में रखी थी और अपने दोस्तों को बुलाया। मैं बहुत ही खुश थी कि आज मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। शाम 7 बजे वो मुझे लेने मेरे घर आया। मैंने अपने मम्मी पापा से इजाज़त ली और उसके साथ चली गई। तेजी से भागती हुई उसकी गाड़ी जब एक बंगले के आगे रुकी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसी खंडहर जगह पर पार्टी कौन रखता है। मुझे आश्चर्य में देखकर वो बोला कि ये बाहर से खंडहर लगता है लेकिन अंदर से एकदम राजमहल है। आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। खुश होकर मैं दौड़ती हुई अंदर चली गई और सच में वहाँ की रौनक देखकर मैं हैरान रह गई। मैं खुशी से नाचने लगी और तभी मुझे लकी ने एक ड्रेस दी और उसे चेंज कर आने को कहा। मेरे पूछने पर उसने कहा कि यहाँ कोई और नहीं है, तो बोला आज की ये स्पेशल पार्टी सिर्फ हमारे लिए है। मैं ड्रेस चेंज करने दूसरे कमरे में गई कि तभी लकी कमरे में आ गया और मैं आधे कपड़ों से अपने शरीर को ढके उसे बाहर जाने के लिए कहने लगी, लेकिन वो मेरी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। आज मैंने शराब के नशे में देखा था। उस पर हवस पूरी तरह हावी हो चुकी थी और मुझे अपना शिकार बनाने को आतुर हो रहा था। मैं चिल्लाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन उस हवसी को मेरी जरा भी चिंता नहीं हुई। वो मुझे नोचने लगा और तभी मुझे रोहन की बहुत याद आई कि वो हर पल लकी की सच्चाई बताने की कोशिश करता था और मैं उसे धुतकारती रही। उसके निस्वार्थ प्रेम को ना समझकर एक स्वार्थी प्रेम में फंस गई। मेरी ही करनी का आज मुझे दंड मिल रहा है। काश मैंने रोहन की बात सुन ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मन ही मन कहते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी कमरे की लाइट अचानक से जलने बुझने लगी। उस लाइट से लकी की आंखें चौंधियाने लगी और उसी का फ़ायदा उठा कर मैं वहाँ से भागी और बाहर आई। लकी भी मेरे पीछे पीछे आया और मुझे गिराकर मेरे पैरों को खींचने लगा। तभी मैंने देखा कि वो अपने गले को खुद ही पकड़कर चीखने लगा था और उसका शरीर हवा में उड़ने लगा था। बादल से गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और एक भयंकर सी आवाज़ गूंजने लगी। मैंने अपने दोनों कान अपने हाथों से बंद कर लिए। लकी ज़मीन पर गिरा पड़ा था और दर्द से तड़पने लगा। उसके हाथ पैरों में खिंचाव होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका जिस्म तोड़ रहा हो। एक एक हड्डी के टूटने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बाहर की तरफ भागी, तभी उसके कुछ गुंडे मेरा रास्ता रोकने लगे। तभी मुझे रोहन दिखाई दिया और उसने मुझे वहाँ से जाने को कहा। मैंने उसे अकेले छोड़कर जाने से जब मना किया तो उसने अपनी कसम देकर जाने को बोला और किसी की मदद लेने को कहा। मैं भागती हुई किसी की मदद लेने को पहुंची तो मुझे एक पुलिस स्टेशन दिखाई पड़ा। मैं भागती हुई वहां गई और मैं उन्हें पूरी बात बता ही रही थी कि तभी वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। एक फाइल खुली पड़ी थी और उसमें रोहन की फ़ोटो लगी थी और लिखा हुआ था कि एक एक्सीडेंट में 1 महीने पहले रोहन की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी बंगले से मिली जहां अभी कुछ देर पहले उसने रोहन को देखा था। दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब अगला कहानी। मुंबई के एक गांव में अतुल नाम का एक लड़का रहता था। उसे मकड़ियों से बहुत डर लगता है। उसके डर के पीछे के कारण ये है कि जब वो 7 साल का था तो उसे एक बड़ी सी बहुत ही भयंकर मकड़ी ने काट लिया था और वो हफ्तों बीमार पड़ा रहा। कुछ समय बाद उसके शरीर में अजीब से बदलाव होने लगे थे। कभी काटने वाली जगह पर फफोले जैसे निकल आते थे
तो कभी पूरा शरीर काला पड़ने लगता था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो तब हुई जब वो अधिकतर सोते समय उसी बड़ी सी मकड़ी को सपने में अपने पास आते देखता था और उससे बचने के लिए अंधेरे में दूर दूर तक भागता रहता था। वो मदद के लिए चिल्लाता हुआ भागता है, लेकिन दूर दूर तक सुनसान पड़े रास्ते में कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं दिखाई देता है। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। आसपास कोई ना देखकर वो थोड़ा सुकून से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ हरे रंग की एक तेज रोशनी निकलने लगती है और अचानक से ढेर सी मकड़ियाँ उसके ऊपर गिरने लगती है। वो एक भयानक सी चीख के साथ उठ जाता है और पूरा शरीर पसीने पसीने हो जाता है। हर बार वही सपना और हर बार वही डर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही करते करते इसी डर और सपने के साथ आज वो 17 साल का हो गया था। लेकिन मकड़ियों से उसका डर अभी भी वैसा ही था जैसा बचपन में था। उसके सभी दोस्त उसकी इस कमजोरी को जानते थे और वो उसे चिढ़ाने या काम करवाने के लिए इसकी डर का सहारा लेते थे। अतुल अपने इस डर से बहुत परेशान हो चुका था। वो इस डर से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन कॉलेज से वापस लौटते समय उसने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई थी, तो उसने वहाँ जाकर देखा एक संत महात्मा प्रवचन सुना रहे थे। उनके प्रवचन में इतना आकर्षण था कि अतुल भी उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाया। वो संत महात्मा सभी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी बता रहे थे। तो अतुल ने सोचा, क्यों ना महात्मा को एक बार अपने इस डर से अवगत कराए, क्या पता उसके भी इस सपने और डर का कोई इलाज मिल जाए। इसीलिए उसने वहाँ उपस्थित सभी लोगों के जाने के बाद एकांत में उन संत महात्मा के पास गया और अपनी पूरी बात उन्हें विस्तार में बताया। अतुल ने कहा कि वो अमावस्या की रात थी, क्योंकि आकाश में चांद नहीं था और घना अंधेरा छाया हुआ था और उसका 18वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। और खाना पीना खाने के बाद जब वो अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता है तो उसे अपने कमरे की खिड़की से एक हरे रंग की रोशनी नज़र आती है, जिससे उसकी आंखें चौंधिया जाती है और वो उसे देखने के लिए बाहर निकलता है। उसे बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता और वो रोशनी भी गायब हो जाती है। तो वो वापस अपने कमरे की तरफ लौटने लगता है तो सामने एक बड़ी सी मकड़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रही थी और फिर वो 1 मिनट रुक उसकी तरफ बढ़ने लगती है और मैं उससे बचने के लिए भागता हूँ। पता नहीं क्यों जब देखो मुझे एक ही तरह का सपना क्यों बार बार परेशान करता है। अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। कहते हुए अतुल उनके आगे नतमस्तक हो गया। बेटा परेशान मत हो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारा 18वें जन्मदिन के ही सपना बार बार दिखते हैं, तो तुम कब 18 साल के हो रहे हो? बाबा परसों ही मैं 18 साल का हो जाऊंगा। तो ये समझ लो कि इस सपने का रहस्य तुम्हें उसी दिन पता चलेगा। इस सपने का बार बार आना तुम्हारे जीवन की एक घटना ही है जो इस दिन होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये रख लो, ये वहाँ तुम्हारी मदद करेगा। एक डिबिया देते हुए बाबा कहते हैं। क्या है बाबा इसमें? अतुल उस डिबिया को खोलने लगता है, लेकिन बाबा उसे रोक देते हैं। नहीं बेटा, अभी इसे मत खोलो। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगे या फिर तुम्हें समझ ना आए कि क्या करें, इसे तब खोलना। अब तुम निश्चित होकर घर जाओ। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। आशीर्वाद देते हुए बाबा ने अतुल को विदा किया। 2 दिन बाद अतुल के 18वें जन्मदिन पर 10 बजे के लगभग सब काम करने के बाद वो लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वही सपना फिर आता है और वो उस हरी रोशनी के पीछे जाता है और फिर मकड़ी के डर से भागने लगता है।
भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा, झींगुरों की आवाज़ माहौल को और भी भयभीत बना रही थी। अतुल की डर से बुरा हाल हो रहा था। भयभीत और कांपता हुआ अतुल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आहट आने लगती है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ें आने लगती हैं तो देखने पर पता चलता है कि मकड़ियों के झुंड की एक लंबी कतार उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ अपने कदमों से बढ़ने लगता है तो एक पत्थर से टकराकर वो नीचे की तरफ गिर जाता है। सभी मकड़ियाँ उसे चारों ओर से घेर लेती है। वो कांपता हुआ उसी जगह बैठ जाता है। तभी उसे दूर से एक काले रंग की बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली विकराल मकड़ी आती हुई दिखाई देती है। अतुल का डर से बुरा हाल था क्योंकि वो मकड़ियों की कैद में होने से वहाँ से भागने में भी असमर्थ था। वो बड़ी सी मकड़ी एक करीब आकार अतुल पर हमला करने ही वाली थी कि अतुल ने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से बाबा द्वारा दी गई डिबिया गिरकर खुल गई और उससे एक अंगूठी निकली जिससे बहुत तेज हरे रंग की रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी से वहाँ एक अजनबी प्रकट हो गया। उस अजनबी ने जमीन पर पड़ी अंगूठी को उठा लिया और उसे अपनी उंगली में पहनकर उन मकड़ियों के झुंड की तरफ की जिससे निकलने वाली तेज रोशनी से वहाँ उपस्थित सभी मकड़ियाँ एक पल में ही गायब हो गई और फिर वो अजनबी भी गायब हो गया। शांति महसूस होने पर जब अतुल ने आंखें खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली और अपने घर की तरफ वापस आ गए। तभी अतुल की नींद खुल जाती है तो वो बाबा द्वारा दी गई डिबिया देखने लगता है लेकिन वहाँ कोई भी डिबिया नहीं होती है। अतुल ये देख के आश्चर्य हो जाता है कि अभी जो उसने देखा या उसके साथ हुआ वो सपना था या सच। इस रात के बाद अतुल को दोबारा वो सपना कभी नहीं आया और अब उसे मकड़ियों से डर भी नहीं लगता था। तो दोस्तों, क्या आपको भी मकड़ियों से डर लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब अगला कहानी। यह कहानी है एक खौफनाक जंगल की। दीनदयाल वर्मा पार्क में एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए थे कि तभी उनके मित्र हरिनाथ वर्मा उनके पास आकर बैठ गए। अपने दोस्त को ऐसे उदास ख्यालों में देखकर वो ज़्यादा देर चुप ना बैठ सके और उनकी उदासी का कारण पूछने लगे। अरे यार, क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ है बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। मुझे आर्यन की बहुत चिंता हो रही है। वो जब से अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग लौटा है बदल सा गया है। ना बाहर निकलता है, ना किसी से मिलता है और ना ही किसी से बात करता है। हर वक्त डरा सहमा सा रहता है और खुद को लगभग कमरे में बंद ही रखता है। बहुत कहने पर बस खाने के लिए ही कमरे से बाहर आता है और वो भी खाना लेकर अपने कमरे में ही भाग जाता है। आधी रात को अचानक से उठ बैठता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। हम लोग भी पास जाने की कोशिश करते तो हमसे ही डरकर कभी पर्दे के पीछे तो कभी बेड के नीचे छिप जाता और हमें वहाँ से जाने के लिए चिल्लाने लगता। समझ ही नहीं आता आखिर उसे हो क्या गया है। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं उसे? दिखाऊं कैसे जब वो किसी को अपने पास आने जाने ही नहीं देता। तुम अभी मेरे पास चलो। कहाँ? पहले चलो तो मैं रास्ते में बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो एक डॉक्टर है। वो पक्का तुम्हारी मदद करेंगे। कहते हुए दोनों दोस्त एक मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और उन्हें आर्यन के बारे में पूरी बात बताते हैं। आपकी पूरी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि आर्यन के साथ वहाँ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसका उसके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुँचा है। हमें पहले पता करना होगा कि उसके साथ हुआ क्या था, तभी आगे कुछ हो सकता है डॉक्टर। लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि किसी को कुछ बता सके। आप निश्चित रहिए, हम डॉक्टर्स के पास कई तरीके होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं।
आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं कल शाम को आपके घर आकर ही आपके बेटे को देख लूँगा। शाम के 6 बज रहे थे। दीनदयाल अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर हरिनाथ के साथ उनके घर आ गए और सीधे आर्यन से मिलने के लिए बोले। दीनदयाल उन्हें आर्यन के कमरे में ले जाने लगे, लेकिन हमेशा की तरह आर्यन पर्दे के पीछे छिप गया और उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए चिल्लाने लगा। जब वो बाहर नहीं गए तो वो कमरे की चीज़ें उनके ऊपर फेंकने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर दीनदयाल बहुत घबरा गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें शांत होने को कहा और दोनों को बाहर ही रुकने को बोलकर अंदर जाने लगे। आर्यन, आर्यन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एक चमकने वाली चीज़ को दिखाते हुए वो धीरे धीरे उसके करीब गए। आर्यन, ये चाहिए तुम्हें? आओ मेरे पास आकर बैठो। उस चमकती हुई चीज़ को देखकर वो शांत हुआ और पास में आकर बैठ गया। डॉक्टर ने उसे वो चमकती हुई चीज़ दे दी और वो उसे ध्यान से देखने लगा। आर्यन देखो ये मेरे पास क्या है। ये एक पेटेंट को दिखाते हुए वो बोले। अब तुम आराम से टेक लगाकर बैठ जाओ और इसे ध्यान से देखो, कहते हुए उस पेटेंट को उसकी आंखों के सामने हिलाने लगते हैं। उसे देखते देखते उसकी आंखें भारी होने लगी और बंद होने लगी और फिर वो सो गया। डॉक्टर साहब इसे क्या हो गया? दीनदयाल के पूछने पर डॉक्टर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बैठने को बोला। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे हिप्नोटाइज किया है। आप लोग बस शांत होकर बैठिए। आर्यन मुझे बताओ क्या हुआ था उस दिन जब तुम ट्रैकिंग पर गए थे? बताओ मुझे। ट्रैकिंग पर जाने के ख्याल से ही हम सभी दोस्त बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि पहली बार ट्रैकिंग पर दोस्तों के साथ जा रहा था। सभी ज़रूरत के सामान लेकर हम सभी निकल पड़े। पूरा दिन ट्रैकिंग करने के बाद रात होने के कारण हमने एक सही जगह देखकर वहीं पर रात गुजारने का निश्चय किया और कैंप लगा दिया। थके होने के कारण सभी खाना खाकर जैसे ही लेट गए थे, रात को किसी की चीख सुनकर मेरी नींद अचानक से खुल गई। लेकिन सब तो चैन से सो रहे थे, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? यही सोचकर मैं टेंट से बाहर निकल गया। मैंने इधर उधर देखा और जब मुझे कोई भी नहीं दिखा तो मैं वापस टेंट में लौटने लगा। लेकिन तभी मुझे एक साया सा दिखा और मैं कौन है वहाँ कहता हुआ उसके पीछे पीछे पता नहीं क्यों और कैसे चला गया और कुछ दूर जाने पर वो साया मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं वापस लौटने के लिए पलटा, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि मैं एक जंगल के बीचों बीच खड़ा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था और मैं दोस्तों के पास जाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन मैं लौट कर फिर से उसी जगह पर आ जाता। दौड़ते दौड़ते थक कर मैं चूर हो गया था और डर से मेरी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। रुआया सा मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ ही सुनाई दी। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज़ की दिशा में चलने लगा कि तभी मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी। शायद वहाँ कोई होगा और वो मुझे इस जंगल से निकलने में मदद करेगा। यही सोचकर मैं उस झोपड़ी के अंदर कोई है कहता हुआ अंदर चला गया। जैसे ही मैंने उस झोपड़ी के अंदर कदम रखा, सैकड़ों चमगादड़ों के झुंड ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी तरह वहाँ से बचकर निकला तो सामने एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाया खड़ा हुआ था। वो मेरी तरफ बढ़ा कि तभी एक लड़की ने उस सांप को पकड़कर उठा लिया और दूर फेंक दिया। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी इतनी निडरता को देख मैं हैरान था। अब क्या यहीं खड़े देखते रहोगे या चलोगे फिर? यहाँ बहुत खतरा है, मुझे अपनी ओर एकटक निहारते हुए वो बोली। मैंने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ भाग लिया। हम दोनों भागते हुए बहुत थक गए थे और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तुम यहाँ इस जंगल में कैसे आए और क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने आया था और पता नहीं कैसे रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। और तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसे आई?
मैं भी यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और सभी एक दूसरे से अलग हो गए। ओह, तो हमारी मंजिल एक ही है, साथ मिलकर रास्ता ढूंढते हैं, भागो जल्दी से, कहते हुए वो मेरा हाथ पकड़ी और वहाँ से भागने का इशारा किया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पीछे देखा तो कुछ अजीब से जानवर हमारे पीछे पड़े हुए थे। थोड़ी दूर भागने के बाद हम दोनों एक गड्ढे में गिर पड़े। उसने मुझसे कहा हमें किसी तरह इस गड्ढे से निकलना होगा, और बहुत मुश्किल से हम दोनों उस गड्ढे से निकले। और तभी हमें कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो मुझे लेकर फिर तेजी से भागने लगी। भागते भागते हम एक नदी के पुल पर पहुंच गए। पुल पर पहुंचते ही उसने मुझसे कहा कि इस पुल को जल्दी से पार कर लो, अन्यथा यहीं फंसकर रह जाओगे। वो बार बार पता नहीं क्या पीछे देखती जा रही थी और मुझे भगा रही थी। अचानक से एक आंधी जैसी हमारी ओर बढ़ने लगी और उसने मुझे जोर से धक्का देकर पुल के दूसरी तरफ गिरा दिया। और गिरने के बाद जब मैं खुद को संभालते हुए उठा और पलटा तो देखा वो लड़की मुझे लहूलुहान हाथ हिलाते हुए दिखी। मैंने उसे जल्दी से अपनी ओर आने को कहा, लेकिन वो रोने लगी। मैं नहीं आ सकती, काश तुम्हारी तरह मुझे भी कोई उस दिन मिल गया होता, तो आज मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा होती, इस खौफनाक जंगल में हमेशा के लिए फंस कर नहीं रह जाती। रोते हुए कह रही थी कि तभी कुछ आकृतियाँ उसके पीछे उभरने लगी और उसे जंगल के अंधेरों में उसे खींचते हुए अदृश्य हो गई। मैं अवाक सा बस देखता रह गया और मन में सोचने लगा कि इतनी देर से जो मेरे साथ थी, मेरी सहायता कर रही थी, वो इंसान ना होकर एक आत्मा थी। और यही सोचते सोचते मैं बेहोश हो गया। सुबह कैंप वालों को जब मैं नहीं दिखा तो वो मुझे ढूंढने बाहर निकले और बेहोशी की हालात में उन्हें मिला मैं। उफ़, कितनी भयानक और डरावनी घटना थी जो मेरे बेटे के साथ हुई, और इस सदमे ने इसे इतना बदल दिया। जी, इस घटना ने आर्यन की मानसिक स्थिति पर प्रहार किया है और उसकी ये हालत हुई। डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? कैसे ठीक होगा? मैं कोशिश करता हूँ एक बार। आर्यन, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे सुन रहे हो? हाँ, धीमे से कहता हुआ आर्यन अभी भी सम्मोहन के वश में ही था। आर्यन, ध्यान करो, तुम और वो लड़की साथ साथ पुल पर पहुँचे और पीछे से कोई आता दिखा तो तुम दोनों ही तेज़ी से भागे, लेकिन तभी उस लड़की का पैर मुड़ गया और वो गिर गई। और फिर वो तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहने लगी, लेकिन तुमने कहा तुम उसे साथ लेकर ही जाओगे, और तुमने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और पुल को पार किया। पुल पार करते ही वहाँ सब गायब हो गया। तुम दोनों एक दूसरे से कुछ और पूछते, तब तक तुम्हारे और उसके दोस्त आ गए और मुस्कुराते हुए तुम दोनों ने एक दूसरे को बाय बोलते हुए विदा ली और अपने अपने कैंप में वापस चले गए। तुम्हें इस बात का बहुत दुख है ना कि तुमने उससे ना तो कुछ उसका नाम पूछा और ना ही नंबर लिया कि उसकी मदद का शुक्रिया अदा कर सको। आर्यन, अब अपने वर्तमान में आ जाओ। मेरी बात सुन रहे हो ना? वापस आ जाओ। आप लोग इसके जगने से पहले इसे बेड पर लिटा दीजिए और बाहर चलिए। दीनदयाल ने वैसे ही किया और बाहर आकर तीनों लोग चाय पीने लगे। डॉक्टर साहब, आर्यन ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन जब तक वो नींद से नहीं जगता हम कुछ नहीं कर सकते। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। मम्मा पापा, आप लोगों ने जगाया भी नहीं। मैं इतनी देर तक सोता रहा। बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दीजिए। अंकल नमस्ते, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। आर्यन अंगड़ाई लेता हुआ कमरे से बाहर निकला। अपने बेटे को सही सलामत देख दीनदयाल बहुत खुश हुए और डॉक्टर का आभार व्यक्त किया, जिनकी वजह से आज आर्यन बिल्कुल ठीक हो गया था। थोड़ी देर में आर्यन अंगड़ाई लेता हुआ कमरे से बाहर निकला। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
और अगर आपके पास भी कुछ भूतों से रिलेटेड कोई कहानियाँ हैं या खुद की स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, ताकि आगे भी इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप सुनते रहो। धन्यवाद। रजत के पापा सरकारी नौकरी करते थे। वर्षों पहले ही गांव छोड़कर परिवार संग शहर आ बसे थे। बढ़िया स्कूल और कॉलेजों में रजत को शिक्षा मिली थी। रजत के चाचा शंभू आज भी परिवार संग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करते थे। एक दिन जब वह शाम को घर लौटा तो उसे वहाँ कुछ तनावपूर्ण माहौल प्रतीत हुआ। उसने पूछा तो माँ ने बताया, बेटा हमें आज ही गांव में तेरे चाचा जी के पास जाना होगा, क्योंकि रमा आजकल कुछ बीमार सी चल रही है। रजत के चाचा शंभू की लड़की का नाम था रमा। फिर इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है माँ, ठीक हो जाएगी वो, रजत ने कहा। मायूसी भरे स्वर में उसकी माँ बोली, बेटा कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो ना दवा से ठीक होती है और ना ही दुआ से। रजत को माँ की यह अजीब सी बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। उसकी माँ शांता फिर बोल उठी, अब तुझे कैसे समझाओ बेटा कि रमा पर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है, ऐसी आत्मा जो किसी अकाल मृत्यु प्राप्त इंसान की है। ये सब बकवास बातें हैं माँ। ओ गॉड, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और एक हम हैं जो आज भी इन अंधविश्वासों में अटके हुए हैं। जिस पर बीतती है वही समझ सकता है बेटा। दुनिया में आज भी सब कुछ मौजूद है। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा, बोली वह झुंझला सा उठा हुआ। ओहो माँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं भी आपके साथ गांव चलूँगा। बोलिए कब चलना है? आज ही बेटा, बल्कि अभी ही। रजत और उसकी माँ संता कार द्वारा गांव रवाना हो गए। रजत के पिताजी उनके साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी। करीब 2 घंटे का सफ़र तय करके वे गांव पहुँचे। रजत की चाचा चाची ने जब उनको अपने सामने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। रजत ने भी उन दोनों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। शहर में रहते हुए भी संस्कार नहीं भूला है हमारा रजत। उसकी चाची मंगला के मुंह से खुशी भरा स्वर निकला। चाय पानी के बाद वे सभी आमने सामने बैठे थे और विषय थी रमा। उसका जिक्र आते ही मंगला कुछ मायूसी से बोली, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था संता बहन, मगर जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। मेरी प्यारी सी बच्ची का जाने क्या होगा अब। संता ने पूछा, मगर यह सब हुआ कैसे और इस समय रमा है कहाँ? रमा अपनी सहेली पवित्रा के साथ उसके घर गई है, जहाँ उनकी और भी सहेलियाँ आई हैं। वह तो कहीं नहीं जाना चाहती थी, मगर मैंने ही उसे ज़बरदस्ती पवित्रा के साथ भेज दिया ताकि उसका जी कुछ राजी हो जाए। वरना जो कुछ भी उसके साथ घट रहा है उसके बाद तो कोई डर के मारे मर भी सकता है या फिर पागल भी हो सकता है। ऐसा क्या हो रहा है रमा के साथ, मुझे बताओ चाची। इस बार पूछने वाला रजत था। यहाँ इतना कुछ हो गया और आपने कुछ बताया भी नहीं, क्यों? जवाब शंभू यानी रजत के चाचा जी ने दिया। हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोचा तुम लोगों को खामखा क्यों परेशान करें, मगर किसे पता था कि सब कुछ इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। चाचा चाची की पहली नुमा बातें सुनकर रजत की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। वह सब कुछ जानने को आतुर हो उठा कि आखिर रमा के साथ ऐसा क्या हुआ या हो रहा है जिसने सबका चैन और सुकून छीन लिया है। मंगला ने कहना शुरू किया, कॉलेज से लड़कियों का टूर घूमने जा रहा था जिसमें रमा की बहुत सी सहेलियां भी जा रही थी। उन सभी के साथ रमा को भी हमने घूमने भेज दिया था। शिमला में घूमकर सभी बहुत खुश थे, मगर वापस आते वक्त रास्ते में एक जगह किसी ढाबे पर उनकी बस रुकी थी। खाना खाने के बाद वहाँ से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक मस्जिद को देखने कुछ लड़कियाँ चली गई थी। रमा भी उनमें से एक थी। वहाँ पर एक समाधि सी बनी हुई थी जहाँ बैठकर रमा ने ढाबे से खरीदा एक लड्डू खा लिया था। उसके कुछ घंटों बाद ही उसकी आंखें जलने लग गई थी। सिर भारी सा हो गया था। पहले तो हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फूड पॉइजनिंग आदि ही समझा,
लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है, लेकिन यह सब तो शुरुआत भर ही था। रात को रमा अपने कमरे में सो रही थी। रात को 12 या 1 बजे के बीच उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की हो। अभी वह इस बात का अंदाज़ा ही लगा रही थी कि उसे वहम हुआ है या फिर सचमुच किसी ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की है। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उनकी छत पर टहल रहा है, क्योंकि उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। रात के इस वक्त छत पर कौन हो सकता है, यह बात उसके दिमाग में घूम रहा था। अब उसे थोड़ा डर सा भी महसूस होने लगा था। दूसरे कमरे में रमा के पापा और मैं सोए हुए थे। उसने सोचा क्या वह हमें जगाए, यह सोचते हुए वह बिस्तर से नीचे उतरी और अभी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। रमा का दिल जैसे हलक में आ अटका। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीखें सुनकर दूसरे कमरे से दौड़कर हम वहां आए और उसे संभाला। इस घटना से वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस दिन के बाद ऐसे ही अजीबोगरीब घटनाएं उसके साथ घटने लगी थी। एक दिन तो मैंने भी ऐसा वाक़या देखा कि मैं खुद भयभीत हो गई थी, क्योंकि जब मैं रमा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो जो कुछ भीतर देखा उसे देखकर मैं सहम गई, क्योंकि कमरे के अंदर रमा नमाज पढ़ रही थी। उसे ऐसा करते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और जब नमाज पूरी हुई तो वह बेहोश होकर लुढ़क गई। अभी मंगला आगे कुछ कहना ही चाहती थी कि उसी समय वहाँ एक सुंदर सी लड़की भागी हुई आई, जिसका नाम पवित्रा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ रही थी और घबराहट में उसके मुंह से निकला, आंटी वो रमा। उसके मुंह से रमा का नाम सुनकर सभी चौंक गए। क्या हुआ रमा को? क्या वह ठीक भी है या नहीं? सभी उस लड़की पवित्रा के साथ उसके घर की ओर भागे। रजत और उसके घर वाले जल्दी से पवित्रा के घर पहुंचे। बेहोश रमा को एक पलंग पर लिटाया गया था। डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया गया था। रमा के पापा शंभू ने जब पवित्रा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो उसने बताया रमा बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो अचानक से गिर पड़ी और उसे होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी जल्दी ही वहां आ पहुंचे थे। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थकान और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई है। इंजेक्शन और कुछ दवाई देकर वह चले गए। रजत ने पवित्रा से कहा, आप रमा की अच्छी दोस्त हैं, क्या आप बता सकती हैं कि आजकल उसके साथ यह सब क्या हो रहा है? क्या वह किसी तनाव आदि से तो नहीं गुजर रही है ना? या फिर सचमुच कोई दुष्ट आत्मा उसे परेशान कर रही है? पवित्रा ने उसे एक तरफ चलने को कहा। रजत उसके साथ घर की छत पर चला गया। पवित्रा ने रजत से कहा, मैं और रमा एक मनोचिकित्सक से भी मिल चुके हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेडिकल साइंस के मुताबिक उसे मानसिक कारणों से यह सब हो रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है पवित्रा जी? यह सब क्या है? पवित्रा ने कहा, जहाँ तक मैं जानती हूँ रमा को जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मानसिक तो हरगिज़ नहीं है। यह कोई दुष्ट आत्मा है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और इसका इलाज कोई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ही कर सकता है। पवित्रा की बातों से रजत भी सहमत नजर आ रहा था। हालांकि वह इन सब में आज से पहले विश्वास नहीं रखता था, मगर अब उसे भी लगने लगा था कि रमा के साथ घटने वाली घटनाएं साधारण नहीं थी। रजत ने पवित्रा का धन्यवाद किया। इस पर उसने कहा, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है रजत। रमा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं हर हाल में उसके साथ खड़ी हूँ। रजत उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने पवित्रा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पवित्रा ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। कुछ समय बाद रमा को होश आ गया था। उसे लेकर सभी वापस घर आ गए थे। कुछ समय बाद रजत ने अपने एक दोस्त रमन को फ़ोन मिलाया और किसी तांत्रिक का पता पूछा, क्योंकि रमन भूत प्रेतों पर विश्वास करता था
और एक बार उसने बताया था कि उसके छोटे भाई को भी इसी तरह की समस्या हुई थी जैसी आज रमा के साथ हो रही है। उसने अपने भाई का इलाज किसी तांत्रिक से करवाया था। रमन ने शाम तक उसका पता और फ़ोन नंबर देने का वादा किया। जब रमा कुछ सामान्य सी हुई तब रजत ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था रमा? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? रमा ने बताया, जब मैं बाथरूम से बाहर निकल रही थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं एकदम बहुत डर गई और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कोई तो है जो मेरा पीछा करता है, मुझे बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। उसकी बात सुनकर कहा रजत ने, तुम चिंता मत करो रमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि डर इंसान को कमज़ोर बना देता है। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात के 10 बज रहे थे मगर रजत को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दोस्त रमन ने तांत्रिक से बात कर ली थी और कल ही रमा को वहां ले जाने का कार्यक्रम बना लिया था। सहसा उसे आभास हुआ कि उसके कमरे के सामने से कोई गुजरा है और रमा के कमरे की ओर गया है। अभी इस घटना को कुछ ही मिनट गुजरे थे कि उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज़ पड़ी। वह जल्दी से उठा और रमा के कमरे की ओर चल पड़ा। रमा के कमरे के दरवाजे से उसने जब अंदर झांका तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके कदम कमरे के भीतर खींचते चले गए। रमा बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी, उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। रजत उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि रमा के हाथ में कागज़ और पेन थे। वह कागज़ पर कुछ लिख रही थी। जब लिखे हुए पर रजत की नज़र पड़ी तो वह चौंक गया, क्योंकि वह उर्दू भाषा में कागज़ पर कुछ लिख रही थी। रजत जानता था कि रमा को उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी यह कैसे संभव हो सकता है कि वह उर्दू भाषा में लिख डाले। रजत अब उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि रमा के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें अंगारों सी लाल हो रही थी। वह अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसने रजत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब कुछ देखकर रजत ने उसे पुकारा, इतनी रात को क्या लिख रही हो रमा? मगर अब भी उसने रजत की ओर देखा तक नहीं। अब रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रमा तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब उसने गुस्से से रजत की ओर नज़र उठाकर देखा। उसके तेवर कुछ ऐसे थे कि वह कुछ सिहर सा उठा। उसे यूँ महसूस हुआ कि जैसे रमा उसे पहचानती ही ना हो। मैं रमा नहीं हूँ बच्चे। अचानक उसके मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज़ निकली, बल्कि उसकी मौत हूँ। मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊँगा। उसके मुंह से यह सुनकर डर गया रजत। होश में आओ रमा, यह तुम क्या कह रही हो? फिर से गुर्राई वह। मेरे और इस लड़की के बीच ना ही आओ तो ठीक रहेगा, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब रजत वहाँ से बाहर निकला और जाकर चाचा चाची को जगाया। वे दोनों रजत के पीछे पीछे रमा के कमरे की ओर तरफ चले, मगर जब सभी वहाँ पर गए तो हैरान रह गए, क्योंकि वह अपने कमरे में नहीं थी। घर के सारे कमरों में जाकर वे तीनों रमा को ढूंढने लगे। बाहर लॉन में खड़े रजत को एक परछाई सी नजर आई। जब उसने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वह सहम सा गया, क्योंकि रमा छत के एक किनारे पर खड़ी थी और उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वह छत से नीचे कूदने ही वाली है। रुक जाओ रमा, चिल्लाया रजत, मगर उसके चीखने पर रमा ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब रजत जल्दी से सीढ़ियों चढ़ता हुआ उसकी तरफ ऊपर भागा, वहां पहुंचकर उसने रमा को पीछे से पकड़कर वापस खींचा। पीछे पीछे शंभू और मंगला भी वहां पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी थी, जो उसकी जान लेना चाहती थी। किसी तरह उसे पकड़कर नीचे लाया गया, मगर रास्ते में ही वह फिर से बेहोश हो गई थी।
बाकी की रात सभी ने उसके पास बैठकर काटी। रजत यह सोच सोचकर सिहर उठता था कि अगर उसकी नज़र छत पर खड़ी रमा पर नहीं जाती तो पता नहीं आज क्या अनर्थ हो जाता। अभी वह ऐसा कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नज़र बेहोश रमा पर गई और वह चौंक सा गया, क्योंकि रमा का चेहरा काला पड़ चुका था और बेहोशी की हालत में भी उसके मुंह से गुर्राहट सी निकल रही थी। अगले सुबह 10 बजे के बाद रमन अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर रजत के चाचा के घर आ पहुंचा था। काले रंग के कपड़े पहने हुए था। उम्र 45 साल के आसपास रही होगी। लंबी दाढ़ी, मूंछों में सफ़ेदी झलक रही थी। माथे पर बड़ा तिलक लगा रखा था उसने। रमा को अब तक होश नहीं आया था। तांत्रिक ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया, कुछ बुदबुदाते हुए जगह जगह पर अभिमंत्रित जल छिड़का। उसके बाद बेहोश रमा के दाएं हाथ की अनामिका उंगली को पकड़कर दबाया और आश्चर्यजनक पूर्वक रमा ने एकदम से आंखें खोल दी। उसके होश में आते ही तांत्रिक ने उसके मुंह पर भी वह अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। ऐसा करते ही रमा एकदम से उठकर बैठ गई और उस तांत्रिक की ओर कहर भरी नज़रों से देखने लगी। यह सब देखकर उसकी माँ मंगला और रजत की माँ संता डर रहे थे। रजत और रमन भी धड़कते दिलों से तांत्रिक की कार्यवाही को देख रहे थे। सभी के मन में यही सवाल था कि क्या रमा ठीक हो पाएगी? कौन है तू? चल नाम बता अपना, तांत्रिक ने उसके गुस्से की परवाह किए बिना गरज कर पूछा। जवाब देने के बजाय रमा के मुंह से मर्दाना आवाज़ में फिर से हंसी सुनाई दी। यह देखकर एक और खड़ी हुई उसकी सहेली पवित्रा भी दहल उठी। तांत्रिक ने फिर से उसकी अनामिका उंगली को पकड़कर जोर से भींच दिया। रमा के मुंह से चीख निकल गई। अब भी वही भारी आवाज़ थी, बोल तू कौन है और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? तांत्रिक ने फिर से उससे सवाल किया। चिल्लाते हुए रमा ने कहा, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझसे सवाल जवाब कर सके। भाग जा यहाँ से, वरना तुझे पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। दहाड़ा तांत्रिक भी, अपने हौसलों को इतना मत बढ़ा ए दुष्ट आत्मा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे जहन्नम की आग में ही ना झोंक दूँ। यह कहते हुए उसने एक लकड़ी सी सुलगाकर उसका धुआं फूंक मारकर रमा की ओर कर दिया। वह धुआं रमा के मुंह पर जाते ही उसने एक झुरझुरी सी ली। वह इधर उधर अपने सिर को झटकने लगी। सिर के बाल बिखर गए थे, जिससे वह और भी भयानक लग रही थी। एकाएक वह रोने लग गई। अब की बार उसके गले से जो आवाज़ निकल रही थी वह रमा की ही थी। रोते हुए कहा उसने, मुझे बचा लो पापा, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने अब उसकी उंगली छोड़ दी और उस पर वह धुआं करना भी बंद कर दिया। ठीक उसी पल जैसे बिजली की चमक, रमा के दाएं पैर की जोरदार लात तांत्रिक की छाती पर पड़ी और वह चीखता हुआ दूर जा गिरा। रमा के चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और मुंह से वही मर्दाना ठहाके गूंज रहे थे। यह भयानक दृश्य देखकर पवित्रा डर कर वहाँ से भाग गई। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि तांत्रिक के मुंह से खून बह रहा था। वह कहराते हुए उठा और साफ कह दिया, इस दुष्ट आत्मा से पार पाना मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि यह कोई साधारण रूह नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। अगर जल्दी ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह रमा पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा और रमा का कमज़ोर शरीर यह सब सहन नहीं कर पाएगा। अब वह तांत्रिक वहाँ एक पल भी नहीं रुका, मगर जाते जाते वह एक ऐसी भभूत अवश्य दे गया जिससे बेकाबू हुई रमा को बेहोश किया जा सके। भभूत द्वारा उसे बेहोश कर दिया गया और एक बार सभी फिर से चिंतित हो उठे थे। उनके द्वारा किया गया हर उपाय निसफल होता जा रहा था। क्या रमा कभी ठीक भी हो पाएगी या नहीं, यह सवाल सभी को बेचैन कर रहा था। रजत घर की छत पर कुर्सी डालकर बैठा था। उसका मन बहुत बेचैन था। रमा पर कब्जा जमाए उस आत्मा का कोई तो इलाज होगा, इसी बेचैनी में वह खोया हुआ था। तभी
उसके कानों में पवित्रा की आवाज़ पड़ी। क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ रजत? ख्यालों से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पवित्रा खड़ी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ पवित्रा, रजत के मुंह से निकला। वह भी एक कुर्सी पर रजत के सामने बैठ गई। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो मैंने सबसे छिपाया है। पवित्रा की इस बात से चौंक सा गया रजत। ऐसा क्या बताना चाहती है पवित्रा? आखिर क्या छिपाया है उसने? ऐसा कई सवाल रजत के जहन में घूमने लगे थे। पवित्रा ने कहना शुरू किया, जब उस मस्जिद के पास हम सब बैठकर लड्डू खाना चाहते थे तो एक मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए आदमी ने अचानक से वहां आकर हमसे कहा, यहाँ बैठकर कुछ भी ऐसा मत खाओ जिससे यहाँ रहने वाली आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ जाए। यह बताते हुए उसकी आंखें जैसे शून्य पर टिकी हुई थी। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां हंसने लगी। लड़कियों का यह व्यवहार देखकर वह आदमी गुस्से से भरकर बोला, मूर्ख लड़कियों, भाग जाओ यहाँ से वरना बहुत पछताओगी। उसके बाद किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ बैठकर कुछ खाया जा सके, मगर रमा ने कहा कि वह इन सब बकवास बातों पर यकीन नहीं करती। यह कहकर उसने वहाँ बैठकर लड्डू खा लिए। कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं मीठा खाए हुए आदमी की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। उस दिन से ही रमा की ज़िंदगी नर्क बन गई है। काश रमा उस आदमी की बातें मान लेती तो शायद आज हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते। यह सब बताते हुए पवित्रा बहुत उदास नजर आने लगी थी। उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे रजत ने उसे कहा, जिसके पास तुम जैसे अच्छे दोस्त हो उसका शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? पवित्रा ने कहा। रमा हम हरदम तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। उसकी नज़र में तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। मुझे भी खुशी होगी आप जैसा दोस्त पाकर। दोनों ने आपस में हाथ मिलाए। अब पवित्रा ने रजत से विदा ली। जाते वक्त जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो रजत को भी अपनी ओर देखते हुए पाया। यह देखकर वह थोड़ा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। रात का गहन अंधकार चारों ओर फैल चुका था। रमा को अब भी होश नहीं आया था। शंभू, मंगला, शांता अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। रजत रमा के पास ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। लगभग 10 बजे तक वह जागता रहा, मगर उसके बाद उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी। वह कुर्सी पर लेटे हुए ही सो गया। उसके सोने के कुछ देर बाद ही रमा ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर का निरीक्षण सा करने लगी। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह बिस्तर से उतरकर अंगड़ाई लेने लगी। एक नज़र उसने सोए हुए रजत पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। इसके 10 या 15 मिनट बाद ही पूरे मकान में एक चीख गूंजती चली गई। चीख इतनी तेज थी कि रजत भी एकदम से जाग गया। जागते ही सबसे पहले उसकी नज़र रमा के बिस्तर की ओर गई, जहाँ पर रमा नहीं थी। हड़बड़ाकर वह कमरे से बाहर भागा। बाहर निकलते ही उसकी नज़र अपने चाचा शंभू पर पड़ी। अब दोनों मिलकर रमा को ढूंढने लगे। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों के दिल तेज तेज धड़क रहे थे। ढूंढते हुए जब रजत किचन में पहुंचा तो वो हैरान रह गया। सामने फर्श पर रमा पड़ी हुई थी। उसकी कटी हुई कलाई से खून बह रहा था और फर्श को लाल कर रहा था। उससे थोड़ी दूरी पर चाकू पड़ा हुआ था। दोनों ने भागकर उसे संभाला और डॉक्टर को जल्दी से फ़ोन मिलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और रमा के हाथ पर पट्टी भी बांध दी। रमा फिर से बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। पड़ोस का एक आदमी राका भी वहाँ उपस्थित था। उसने रजत को बताया कि एक मौलवी है जो रमा को इस आफत से बाहर निकालकर ठीक कर सकता है। यह कहकर उसने उसका फ़ोन नंबर रजत को लिखा दिया। वह कोई जमाल खान नामक मुस्लिम था जो नगीना नामक स्थान पर रहता था। रजत ने फ़ोन पर उसे सारी बातें बताई। जमाल खान ने कहा कि पीड़ित को बंद गाड़ी से मेरे पास लाया जाए और ध्यान रहे कि जब वह मेरे गांव की सीमा में प्रवेश करेगी तो आक्रामक भी हो सकती है।
क्योंकि मैंने गांव की सीमा को मंत्रों द्वारा बांध रखा है, जिस कारण जब कोई दुष्ट आत्मा वहाँ से गुजरती है तो उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। मगर जब तक तुम मेरे पास ना पहुँचो, तुम्हें उसे गाड़ी से नीचे उतरने नहीं देना है। रजत और उसके परिजनों को फिर से एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। अगले दिन ही रजत ने अपना चाचा शंभू, अपने दोस्त रमन और अपनी माँ शांता को साथ लेकर कार द्वारा जमाल खान के पास जाने की तैयारी कर ली थी। भभूत द्वारा रमा को फिर से बेहोश कर दिया गया था। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद रजत की नज़र उस बोर्ड पर गई जिस पर नगीना 3 किलोमीटर लिखा हुआ था। अभी गाड़ी नगीना की सीमा में प्रवेश कर ही रही थी। रमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और इधर उधर नज़रों को घुमाकर देखने लगी। फिर एकदम से उसके मुंह से गुर्राहट निकली, गाड़ी को यहीं रोक दो वरना तुम सबकी खैर नहीं। गाड़ी को ड्राइव कर रहे रजत का मन किसी बुरी आशंका से धाड़ धाड़ कर बज रहा था। गाड़ी में सवार अन्य लोग भी घबरा गए थे। इसे कसकर पकड़ लो सभी लोग, चिल्लाया रजत। हम सब कुछ ही मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारी मंजिल मौत होगी अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी। बिखरे बालों और अंगारों से जलती आंखों वाली रमा एकाएक ड्राइव कर रहे रजत पर पीछे से झपटी। उसके एकदम से हमलावर होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने पीछे से रजत की गर्दन पर अपने नाखूनों से वार किया, पीड़ा से कर्रा उठा हुआ, और एक पल के लिए गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया। फलस्वरूप गाड़ी सड़क पर इधर उधर लहराने लगी, मगर जल्दी ही रजत ने उसे कंट्रोल कर लिया, नहीं तो गाड़ी कहीं टकराकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती थी। शंभू और शांता ने उसे पकड़कर रजत से अलग किया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मरोगे सब के सब। फिर से मर्दाना आवाज़ रमा के मुंह से निकल रही थी। गाड़ी रोक कर मुझे नीचे उतार दो वरना सब के सब भुगतोगे। यह कहकर उसने शांता की गर्दन पकड़ ली। रमन और शंभू रमा को पकड़कर शांता से अलग करने की कोशिश करने लगे, मगर उसके जिस्म पर पता नहीं कैसी शैतानी ताकत सवार थी, जिसके कारण उसकी पकड़ बड़ी मजबूत थी। छीना झपटी वाला माहौल बन गया था। किसी तरह शांता को उससे अलग किया गया। तब पलटकर उसने रमन के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। दर्द से चिल्लाया रमन। इस बीच गाड़ी नगीना पहुंच चुकी थी। रजत ने एक मदरसे के सामने गाड़ी रोकी और जल्दी से जमाल खान का नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद ही वह गाड़ी के पास पहुंच गया था। उसकी उम्र 50 के करीब थी। मूछें नहीं रखे हुए था, लेकिन दाढ़ी काफ़ी बड़ी थी। सिर पर जालीदार टोपी पहने हुए था। कुल मिलाकर लंबा तगड़ा और मजबूत आदमी था जमाल खान। उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और मंत्र पढ़ते हुए एक काला टीका रमा के माथे पर लगा दिया। ऐसा करते ही रमा कुछ शिथिल सी पड़ गई। अब उसे पकड़कर नीचे उतारा गया। थोड़ी देर बाद मदरसे के सामने ही सफ़ेद पदार्थ से एक गोल घेरा खींचकर उसमें रमा को बिठाया गया और उसके ठीक सामने जमाल खान बैठा हुआ था। उसने चिमटे जैसी एक लकड़ी से रमा की अनामिका उंगली को दबाया। ऐसा करते ही रमा के मुंह से डरावनी चीखें निकलने लगी। कभी गुर्राहट और कभी रोदन की आवाज़ें वहाँ गूंज रही थी। उसके बाद जमाल खान ने एक सफ़ेद धागा लिया और उसको अपने दोनों हाथों में पकड़कर बल देने लगा। साथ ही साथ कुछ बुदबुदा भी रहा था। बुदबुदाते हुए उसने उस धागे को हल्का सा रमा के गले में बांध दिया और कड़क आवाज़ में सवाल किया, बता कौन है तू और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? रमा ने जलती आंखों से उसे देखा और दहाड़ी, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ मौलवी, जो तू मुझे अपना आदेश सुना रहा है। नहीं छोड़ूंगी इस लड़की को, तुझे जो करना है कर ले। अच्छा तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह कहकर उसने रमा के गले में बांधे हुए धागे को कसना शुरू कर दिया। इसी के साथ रमा पर सवार शैतान दर्द से बिलबिला सा उठा। उसके बाद मौलवी ने फिर से लकड़ी द्वारा उसकी अनामिका उंगली को जोर से भींचा।
दर्द से बिलबिलाते हुए चीखा शैतान। बंद करो यह सब, मैं सब कुछ बताता हूँ। ठीक है तो फिर हो जा शुरू, मौलवी ने उसे कुछ ढील देते हुए कहा। रमा के शरीर पर हावी उस रूह ने अपनी भारी आवाज़ में बताना शुरू किया। मेरा नाम मोहसिन है, मुझे तलवार से काटकर मार डाला गया था। तब से मैं उस मस्जिद के पास स्थित उस समाधि पर ही रहता हूँ। तुझे किसने और क्यों मारा, पूछा मौलवी ने। लाल आंखों से मौलवी को घूरते हुए चिल्लाई वह, मैंने उसी जगह पर अताउल्ला की बेटी फरजाना का बलात्कार किया था। फरजाना के बाप और भाइयों ने मुझे तलवार से काटकर मार दिया। जीते जी भी तुमने बेइंतहा बुरे कर्म किए हैं और अब मरने के बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तुझे उस परवरदिगार के न्याय का भी खौफ नहीं जो तुझे जहन्नुम की आग में झोंक देगा। इस लड़की के जिस्म पर कब्जा क्यों किया है तुमने? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? यह मुझे फरजाना जैसी खूबसूरत लगी थी, इसीलिए मेरा दिल आ गया था इस पर। मैंने इसे कभी छत से गिराकर तो कभी चाकू से हाथ कटवा कर मारने की भी बहुत कोशिश की, मगर इसके भाई ने बार बार बीच में आकर इसको बचा लिया। लेकिन कब तक बचेगी यह मुझसे? इसे तो अब मरना ही होगा। अपने होश की दवा कर ए जालिम दहाड़ा मौलवी ने। तेरी जैसी पता नहीं कितनी नापाक रूहें मेरे सामने रहम की भीख मांगती नजर आती है। अब तेरा भी जाने का समय आ गया है। यह कहकर मौलवी ने लोबान जलाकर धुआं कर दिया और मंत्र पढ़ते हुए रमा के माथे के बीचों बीच अपने दाएं हाथ का अंगूठा रख दिया। जैसे ही लोबान का धुआं रमा के नथुनों में गया, वह फिर से चीख चिल्लाई। बालों को इधर उधर झटकने लगी। एक अजीब सी बेचैनी से उसका सारा जिस्म कांप रहा था। आखिरी बार उसके मुंह से चीखें निकली और वह उसी घेरे में लुढ़क गई। मौलवी ने अपने हाथ में एक किताब ली और ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ने लगा। रमा का जिस्म कांप सा रहा था और फिर एक तेज झटका खाकर वह शांत सी हो गई। यह सब देखकर शंभू ने घबराकर मौलवी से कहा, यह क्या हो रहा है रमा को? कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मौलवी ने कहा, इसे सता रही है शैतानी रूह का कब्जा। अब इसके शरीर पर नहीं रहा है। अब यह बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद यह उठ जाएगी। मौलवी के इस बात से सभी के चेहरे पर खुशी के भाव उभरे। शंभू ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस मौलवी का भी बड़ा एहसानमंद हुआ। अगले दिन सभी घर पर इकट्ठे बैठे ठहाके लगा रहे थे। रजत की नज़र पवित्रा को ढूंढ रही थी। वह शहर जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहता था, इसीलिए बेचैनी से वह बाहर टहलने लगा। तभी उसे सामने से आती पवित्रा दिखाई दी। उसे देखकर रजत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पवित्रा ने भी बदले में मुस्कुराकर उसे देखा। क्या तुम आज ही शहर जा रहे हो? पास आकर पूछा उसने। हाँ, आज ही हम वापस जा रहे हैं, मगर लग रहा है जैसे कुछ पीछे छूट रहा हो। रजत के दिल की बात उसकी जुबान पर आ ही गई थी। जानकर भी अनजान बनते हुए पूछा पवित्रा ने, हमें भी तो कुछ खबर हो कि ऐसा यहाँ क्या है जो तुम्हारे दिल में बस गया है? बताने से क्या सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है? रजत ने पूछा। मुस्कुराते हुए कहा पवित्रा ने, बिना कहे भी तो हाल ए दिल का पता नहीं चलता। कहने से डरता हूँ कि कहीं वो बुरा ना मान जाए और मेरे नाजुक सपने टूटकर बिखर ना जाए। ये भी तो हो सकता है कि खुलकर कहने से सपनों को नई उड़ान मिल ही जाए। तो फिर सुनो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। रजत की इस बात से पवित्रा शर्मा कर अंदर चली गई, मगर जाते जाते उसकी मुस्कान बता रही थी कि वह भी रजत को बहुत चाहती है। अब रजत ने हवा में छलांग लगाई और उसके मुंह से निकला, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। उसके बाद रजत और शांता वापस शहर की तरफ चल दिए, मगर वहाँ से जाते हुए रजत को पवित्रा के रूप में उसका प्यार मिल चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहे। और अगर आपके पास भी
खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या भूतों की कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है डिजिटल दिव्या 001। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड आप यह वीडियो जितना से जितना चाहो इसको शेयर कर सकते हो ताकि लोग भी इसे सुन सके और इससे कुछ सीख सके। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। राहुल जेल की सलाखों के पीछे 4 साल से कैदी बनकर रह रहा था, लेकिन उसका कसूर क्या था? आज उसकी सुनवाई होनी थी। इसीलिए राहुल कोर्ट रूम में 4 हवलदारों और एक पुलिस वाले के साथ जा रहा था। इसी बीच राहुल कुछ सोच रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। पर राहुल ऐसा क्या सोच रहा था और वह अपने आप को क्यों कोस रहा था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राहुल जज के सामने खड़ा है। राहुल की तरफ राहुल का बचाव करते हुए वकील जज साहब से कहते हैं कि जिस वक्त यह हादसा हुआ था राहुल वहां नहीं था, परंतु इसके विपरीत दूसरा वकील बार बार जज के सामने यही चिल्ला रहा था कि इन सब कारनामों और गलत कामों के बीच राहुल का पूरा हाथ है। तभी जज साहब दोनों वकील से इस मामले के बारे में जानने के लिए चिल्ला पड़ते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। पूरी कहानी राहुल के मुंह से सुनी जाए तभी कुछ फैसला आगे बढ़ सकता है। तब राहुल अपनी पूरी कहानी जज साहब के सामने रखता है। राहुल बताता है कि आज से 4 साल पहले मैं और मेरे 3 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए शिमला गए हुए थे। वहाँ की हरी भरी वादियाँ मेरे को और मेरे दोस्तों को बहुत लुभा रही थी। हम चारों लोग बड़े ही खुश थे और पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। मेरे तीनों दोस्तों में से एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम सोनू और तीसरे का नाम राजेंद्र था। हम चारों लोग शिमला के एक खूबसूरत होटल में रुके हुए थे। हमने अपना सारा सामान उस होटल में रख रखा था और 3 दिन की पिकनिक मनाने के उद्देश्य से वहाँ पर रुके हुए थे। अभी हमारा पहला ही दिन था। उस होटल में हमारा सामान रखा हुआ था और हम पहले ही दिन शिमला की हसीन वादियों को देखने के लिए निकल पड़े थे। वहाँ की झीलें और वहाँ के हरे भरे पेड़ पौधों और पहाड़ हमें बहुत लुभा रहे थे। छोटे छोटे घर और वहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। हम लोग घूमते घूमते एक ऐसे घर के पास पहुँचे जहाँ पर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और उस घर में थोड़ी देर के लिए रुक गए। इसी बीच वहाँ पर बर्फ़बारी होने लगी। अब तो जाने के लिए हमारा इरादा पूरा बिगड़ गया था। बर्फ़बारी काफ़ी देर तक होती रही। तभी मेरी नज़र उस घर में काम करने वाली एक लड़की पे पड़ी जो बहुत खूबसूरत थी। मैं उस लड़की को एकटक घूर घूर के देखा ही जा रहा था। तभी दीपक मेरी तरफ देखकर बोलता है कि अबे राहुल, तो उधर क्या देख रहा है? इधर देख, कितनी सुंदर बर्फबारी हो रही है। ऐसी बर्फबारी हमारे यहाँ नहीं होती है। मैं तो पहली बार बर्फ गिरते हुए देख रहा हूँ। लेकिन दीपक ने मेरी तरफ देखकर फिर से जवाब दिया, राहुल तुझे हो क्या गया है? तो उधर देख क्या रहा है? आखिर मैं भी तो देखूं। तभी दीपक वह भी उसी लड़की की तरफ देखने लगा। इधर सोनू और राजेंद्र भी हम दोनों को इस तरह से देखते हुए चौंक गए थे। खैर इतने में ही 2 घंटे के अंदर बर्फ गिरना बंद हो गई थी। अब हम चारों लोग अपने होटल की तरफ बढ़ने लगे थे। तो दोस्तों, राहुल अपने आप को क्यों कोस रहा था? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसे जानने के लिए कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनना। हम लोग अपने होटल आ गए, पर मेरा मन अभी भी उस खूबसूरत लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं उसके पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर सकूं। पर मेरे तीनों दोस्तों के दिमाग में क्या चल रहा था इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। दूसरी रात को हम सब अपने होटल में खाना खाकर सोने चले गए। तकरीबन रात का 1 बजा होगा। मैं भी गहरी नींद में सो रहा था और इधर मेरे तीनों दोस्त भी गहरी नींद में सो रहे थे।
इस तरह से हम चारों ने वहाँ पर पिकनिक का पूरा मज़ा किया और फिर लौटकर अपने गांव आ गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। मेरा मन शिमला से वापस आने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं बार बार और हर बार इस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन अपने गांव आने के बाद पता नहीं कैसे मेरे तीनों दोस्तों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले दीपक को वह लड़की रोज रात को दिखाई देती थी। एक दिन दीपक कहीं जा रहा था, तभी अचानक ऐसा लगा कि पीछे से राजेंद्र ने उसे आवाज़ दी है। वह जैसे ही पीछे पलटकर देखता है, उसे पीछे कोई भी नज़र नहीं आता है। दीपक ने मुझे बताया कि वह लड़की रोज मेरे सपने में आती है, जिसे मैं देखता हूँ कि उस लड़की को 6 हिस्सों में काटा गया है, जिसमें से उसके 2 हाथ अलग है, गर्दन अलग है, दोनों पैर अलग है। परंतु दीपक के बताने का तरीका ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रहा है। दीपक बहुत डरा डरा सा रहने लगा, लेकिन वह क्या छुपा रहा था यह मुझे नहीं पता चला। दूसरे ही दिन मुझे पता चला कि दीपक की पंखे से लटक कर मौत हो गई है। मैं इस बात से अनजान था कि आखिरकार दीपक को वह लड़की इस तरह से क्यों दिखाई पड़ रही है। दीपक को मरे हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरे दूसरे दोस्त राजेंद्र के ऊपर भी ऐसी ही घटनाएं घटित होने लगी। राजेंद्र ने देखा कि उसके घर के सामने एक चिता जल रही है और उसी चिता में से लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है। राजेंद्र यह देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत उस चिता की तरफ भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह तुरंत मुझे फ़ोन करता है। मैं उसके घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी गजेंद्र को वही लड़की नज़र आती है। उसका सर कटा हुआ है। तभी मुझे कुछ होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा मेरे अंदर घुस गई है। मैं पास में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाता हूँ और राजेंद्र के 6 टुकड़े कर देता हूँ। पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। मुझे इस तरह से करता हुआ देखकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मैं तुरंत वहाँ से भाग जाता हूँ। मेरे हाथ अब खूनी हाथों से रंग गए थे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया। ऐसा लगा जैसे मानो कोई आत्मा मेरे अंदर घुस गई हो और वह मुझसे यह सब करवा रही हो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह छानबीन करने लगती है, लेकिन मैं उनकी पहुँच से बहुत दूर जा चुका होता हूँ। तो आखिरकार उस लड़की को किसने मारा था, इसका पता बहुत ही जल्द पता चलेगा। इसे जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। इधर मेरे दोनों दोस्तों की मौत हो चुकी थी, इसीलिए मैं घबराता हुआ सोनू के पास जाता हूँ और सोनू को सारी बात बताता हूँ। सोनू पहले तो हड़बड़ाहट में अपने कपड़े पैक करके कहीं जाने की योजना बना रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा तो उसके पैर थर थर काँपने लगे। तो मैंने उससे पूछा कि सोनू तुझे ऐसा क्या हुआ है, तू इतना डर क्यों रहा है। तब सोनू बताता है कि आज रात मैंने उस लड़की को अपने सपने में देखा था और वह मेरे को बोल रही थी कि जिस तरह से मैंने दोनों दोस्तों को मारा है, इस तरह से तुम भी नहीं बचोगे। आखिर माजरा क्या था। मैंने सोनू से पूछने की पूरी ताकत लगा दी। तब ऐसे में सोनू डरता हुआ मुझे सारी कहानी बताता है कि जिस रात हम लोग अपने होटल में आए थे, तकरीबन रात का 1 बजा था। तुम गहरी नींद में सो रहे थे। तब हम तीनों यानी राजेंद्र, मैं और दीपक उस लड़की के घर जाते हैं और उस लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए हम तीनों ने तुमको बिना बताए उस लड़की के पास जाने का विचार बना लिया और हमने बारी बारी से लड़की के साथ बहुत गलत किया, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो गई। और यह देखकर हम लोग बहुत डर गए और घबरा भी गए कि कहीं कोई हमको देख ना ले। इस डर की वजह से सोचने लगे कि अब इस लड़की का क्या करें। तो ऐसे में हमने उस लड़की के 6 टुकड़े करके उसके घर से थोड़ा दूर एक खाली ज़मीन में ले जाकर दफन कर दिया और जल्दी से वहाँ से निकलकर होटल में तुम्हारे साथ सोने का नाटक करने लगे। तो राहुल के सामने सोनू ने पूरा सच उगल दिया
अब राहुल लड़की की मौत की सच्चाई को जान चुका था, जिसकी वजह से वह अंदर से टूट गया था। अतः उसने कहा कि तुम तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ बहुत गलत किया, जिसका अंजाम आज तुम लोग भुगत रहे हो। और सबसे बड़ी गलती तुमने मेरे साथ करी। यदि उस रात अगर तुम तीनों ने मुझे बता दिया होता तो शायद मैं तुम तीनों को वहाँ जाने से रोकता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मेरे पीठ पीछे तुमने इतनी बड़ी गलती को अंजाम दे दिया। राहुल फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि जरा सा भी उस लड़की के बारे में तुमने नहीं सोचा। तभी सोनू राहुल से कहता है कि मुझे बचा लो, नहीं तो वह लड़की मुझे मार डालेगी। ऐसे में राहुल बोलता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और जिस तरह से राजेंद्र और दीपक की मौत हुई है इसी तरह से तुम्हारी भी मौत होनी चाहिए। तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। तुम लोगों की वजह से मेरे हाथ खून से रंग गए हैं। दीपक की मौत मेरे हाथों हो गई है। तभी सोनू राहुल को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक लड़की की आत्मा सोनू को उसी आरी से काट देती है जिस आरी से उस लड़की को मारा गया था। तो इस तरह से जज साहब ने राहुल के मुख से इस कहानी को सुना और यह निर्णय लिया कि इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। राहुल बेकसूर है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को जानबूझकर नहीं मारा है। अतः इस तरह से राहुल निर्दोष साबित हो जाता है। और वैसे भी राहुल अपने हिस्से के 4 साल की सज़ा पहले ही काट चुका था, जिसकी वजह से राहुल को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद राहुल उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने के लिए राहुल उसी जगह पर जाता है और उसकी अस्थियों को ज़मीन से निकालकर चिता पर दफन कर देता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी खुद की हॉरर कहानी है या भूतों से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करो, मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी।